Hi everyone, I welcome you all in our new video again for the Hindu newspaper based MCQs that I have formulated. So let's start. First MCQ we can see here is that gross fiscal deficit primarily includes basic economy question. इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, आपको पता भी होगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सरकार का जो घाटा होता है साल भर की जो भी उसका एक्सपेंडिचर इनकम, उसमें से मतलब सब कुछ हटा के बराबर करके जो भी उसके बाद जो अगर घाटा बचता है दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, है ना। और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देखो, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट इज योर, आपको क्या क्या पता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर किस किस टाइप के होते हैं अगर आपको बेसिक इकोनॉमी पता है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस यहाँ भी कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे देखो, अब ये जो कैपिटल अब देखो इसमें बेसिक्स आपको पता होगा। रेवेन्यू और कैपिटल में रेवेन्यू वो होता है जो मतलब डे टू डे जिसमें कोई एसेट फॉर्मेशन या लाइबिलिटी फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आपका कैपिटल रिसीट कैसे हो सकती है, मान लो अगर आपका जो गवर्नमेंट है वो अपनी कोई जैसे प्राइवेटाइजेशन कर दे, किसी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे किसी अपने पब्लिक एसेट का, है ना, तो उससे जो रिसीट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है। अब अगर हम सिर्फ सीधे बोल दें कैपिटल रिसीट, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देखनी पड़ेगी कि इसमें हम वो पैसा नहीं जोड़ते जो उधार का होता है, लाइबिलिटी या मतलब सॉरी आपका डेट का होता है। किसका? डेट का। क्यों? अदरवाइज सरकार तो हमेशा अपना घाटा कम दिखा सकती है ना। कैसे? कि मतलब आपका कैपिटल रिसीट बढ़ा चढ़ा के दिखा दे। क्या कर दे? कैपिटल रिसीट बढ़ा चढ़ा के दिखा दे। और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और इनकम ज़्यादा होना चाहिए ताकि फिजिकल हेल्थ के लिए, है ना। सो अब मुझे ये बताओ, ये जो भी घाटा होगा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये सरकार भरेगी कैसे? अगर मान लो सरकार के पास घाटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उतना पैसा उसको एक्स्ट्रा चाहिए तो बोरोइंग करनी पड़ेगी। इसीलिए जनरली क्या, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आपका किसके इक्वल होता है, जो भी घाटा, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये सिंपल है, गवर्नमेंट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट इन अ ईयर। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसीट में आप उधार लिया हुआ पैसा नहीं जोड़ते, बिकॉज वो तो एक थोड़े से टाइम के लिए, जब तक आपने उधार लिया है तब तक के लिए आपको लगेगा क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन वो एक्चुअल में आपका एसेट थोड़ी ना है, कैपिटल थोड़ी ना है। आपको ये समझना पड़ेगा ना। तो अदरवाइज बाकी सब सही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। बस ये ध्यान रखना है। ये आपको वैसे पता हो कि डेट कैपिटल, ये क्या होता है, मतलब कैपिटल रिसीट, टोटल कैपिटल रिसीट माइनस डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये मतलब उधार से जो आप बोलोगे ना कि मेरे पास पूंजी आई है, उसको आप नहीं काउंट करोगे, बिकॉज वो तो आपको वापस देना है। दैट्स नॉट योर, मतलब काइंड ऑफ दैट्स नॉट योर रेवेन्यू, दैट्स नॉट लाइक योर इनकम और समथिंग लाइक दैट, है ना। हाँ, आपने किसी को उधार दिया हुआ है पैसा, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है दैट इज योर, ऑल्दो नॉट काउंटेड इन द कैपिटल रिसीट, इट इज काउंटेड इन द रेवेन्यू रिसीट। जो उधार का पैसा आता है ये सब, है ना। इसमें क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी काउंट होते हैं कैपिटल में, आपको बेसिक इकोनॉमी, है ना। सेकंड तो फर्स्ट आपको हो गया। सेकंड इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपली होता है, अब देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है आपका फिजिकल डेफिसिट तो मतलब आपका नेगेटिव है, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा पॉजिटिव होना मतलब कि घाटा है तो गलत बात है, लेकिन घाटा नेगेटिव मतलब कि भाई घाटा है ही नहीं, माइनस में घाटा होना क्या मतलब, उल्टी चीज बोल रहा हूँ ना मैं। तो अगर फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ऐसे मान लूँ मैं, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये होना चाहिए मतलब फिजिकल डेफिसिट घाटा जितना नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब कि मैथमेटिकल सेंस में बोल रहा हूँ मैं, है ना। रियल सेंस में नेगेटिव तो आप ऐसे सोचोगे कि और उधार बढ़ा दो, नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, वैसा घाटा नहीं बोल रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट आपका जितना नेगेटिव होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब मान लो किसी साल में सरकार का कोई घाटा नहीं है ना, फिजिकल डेफिसिट नहीं है, मान लो अच्छा खासा आपका इनकम अच्छी खासी है ना, एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है।
तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। एक्सपेंडिचर आपका कम है, इनकम ज़्यादा है, तो माइनस छोटी में से बड़ी हटाएंगे तो लेस देन जीरो, घाटा नेगेटिव में। अब मुझे ये बताओ, अब हो सकता है इस साल सरकार को लगे कि यार सरकार भी लोन्स लेती है, सरकार अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये सब। अब मान लो उन पे उसने इंटरेस्ट पे किया, जो भी अपने वो होल्डर्स होंगे है ना, सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे, या कहीं भी गवर्नमेंट कई जगह इन्वेस्ट करती है, कई बाहर से लोन लेती है ना, फॉरेन से, कई सारी चीज़ें। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो की, अब वो तो उसने शौक से क्या किया कि अपना पुराना कर्जा चुका देते हैं, या मतलब हर साल जो उसने लोन पे उधार मतलब इंटरेस्ट देना है वो चुका देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट जो साल भर का घाटा है उसमें से अगर आप वो जो सरकार जो है अपना इंटरेस्ट जो उसने देना है, मतलब लोन लिया हुआ है बाहर आईएमएफ से या कहीं वर्ल्ड बैंक से, तो उसको हटाने के बाद जो बचता है दैट इज़ योर प्राइमरी डेफिसिट, है ना। सो ये आपका मतलब पब्लिक फाइनेंस में आप इसको देख सकते हैं, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन। सो थर्ड क्वेश्चन इज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आपको पता है ये 2027 से लागू होगा। यूरोपियन नेशंस ने क्या किया है कि बाहर से कोई भी ऐसा जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से किसी भी देश से एक्सपोर्ट करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट, कि वो कितना ज़्यादा उन्होंने प्रदूषण किया है, पॉल्यूशन किया है, या कार्बन कितना कंटेंट उसको बनाने में, कोई भी चीज़ वो जो एक्सपोर्ट करे उसको बनाने में कितना कार्बन जनरेट हुआ है ना, कार्बन एमिशन हुआ है, वो सब के बेसिस पे वो टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। वो क्यों लगाएंगे, वो इसलिए बिकॉज यूरोपियन नेशंस अपने देशों में क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब मान लो वहाँ पे उस वजह से क्या हो कि पॉल्यूशन की वजह से रेगुलेशन लगे तो कॉस्ट महंगी होगी। अब कॉस्ट महंगी होगी, डिमांड कम होगी, 150 रुपये में कोई चीज़ बिक रही है, और बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो 100 रुपये में वो चीज़ कार्बन वगैरह मतलब सब कुछ जनरेट करके वो बेच दे रहा है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जस्ट लाइक योर विंड विंडफॉल टैक्स, जस्ट लाइक दैट, है ना। अब इससे क्या होगा, लोकल जो आपका प्रोड्यूसर्स है उनको घाटा होगा, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इसको रोकने के लिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, CBAM लाया है, जिसमें ये क्या करेंगे, अ टैरिफ और टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बेस्ड ऑन देयर कार्बन कंटेंट, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट सीवियर नॉइज पोल्यूशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है ना, फैक्चुअल। फैक्चुअल तो क्या मतलब, ये आपका किस में आएगा, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, है ना। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 हैज़ बीन रेड टू इंक्लूड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बिकॉज राइट टू लाइफ में क्या होता है, आपके आसपास का जो पॉल्यूशन ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को एक तरह से, आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए उसमें वो नॉइज़ पॉल्यूशन को भी काउंट किया जाता है ना। फिफ्थ इज योर साइलेंस जोन। अब इसी जो राइट टू लाइफ और नॉइज़ पॉल्यूशन और ये आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड रूल्स हैं, उसमें एक चीज़ होती है साइलेंस जोन। साइलेंस जोन वो जोन होता है जिसके आसपास शोर शराबा करना मना होता है। जनरली कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कोर्ट्स आते हैं ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन 2009 में कितना परसेंट प्रोविज़न रखा गया है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, है ना। तो 25%। हर किसी स्कूल में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पे 25% सीटें रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए, है ना। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। सो इसमें आपका मिड डे मील भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीपली प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना। तो आपको ये पता है माइनॉरिटीज़ के लिए सिंपल आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि कौन से राइट्स होते हैं, कल्चरल और उनके एजुकेशनल राइट, और माइनॉरिटीज़ कौन सी जनरली काउंट होती हैं, रिलीजन बेस्ड। अब काफ़ियों को लगता है कि सिर्फ धर्म के आधार पर, नहीं, प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक भी होती है, कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसकी लैंग्वेज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो सारी चीज़ें उसमें माइनॉरिटी काउंट हो सकती है। और माइनॉरिटी आपका नेशनल लेवल पे कभी डिफाइन नहीं होता, इट इज़ डिफाइंड ऑन द स्टेट लेवल। हो सकता है किसी एक स्टेट की माइनॉरिटी दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी ना काउंट हो, लाइक मीना कम्युनिटी इन राजस्थान कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन राजस्थान बट कैन बी अ माइनॉरिटी इन लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना, UHC। इसमें सिंपल क्या है कि
कम से कम दाम पे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विस हर एक भारतीय नागरिक को अवेलेबल होनी चाहिए ना यूएचसी प्रोग्राम में। सिंपल। इसमें ये इशू आता है कि आपका सिर्फ इंश्योरेंस देने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, हॉस्पिटल भी होने चाहिए आसपास, है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आयुष्मान भारत में अगर इंश्योरेंस मिल रही है तो उससे सारा काम हो जाता है, बिकॉज उस इंश्योरेंस का करेंगे क्या अगर आपके पास डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, अगर आपके पास हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी मशीन्स ही नहीं है, या आपके आसपास वैसे हॉस्पिटल्स ही नहीं है जो उस इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे भी आज के टाइम पे इंश्योरेंस एक तरह से कैसा बन चुका है, एक स्कैम बन चुका है, जिसमें क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग जैसे इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो क्लेम मिलेगा गवर्नमेंट से, है ना। तो ये सारी इश्यूज इसमें आपको दिखते हैं, है ना। आगे चलते हैं। नाइन्थ इज योर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईआर। आजकल न्यूज़ में चला है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल, है ना, इलेक्टोरल रूल्स एंड ऑल, है ना। और आपका जो भी ये पॉलिटिकल इसमें बैकग्राउंड चला हुआ है, एसआईआर क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें क्या करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है। ये इशू इसलिए चला है क्योंकि बिहार में 65 लाख के अराउंड पॉपुलेशन जो है उसको इलेक्टोरल रूल से बाहर रखा गया है, बिकॉज ऑफ वो बाहर, जैसे बिहार के काफ़ी लोग बाहर आके काम करते हैं, तो जो भी अथॉरिटी उनके घर में गई उन्होंने उसको क्या मान लिया कि वो तो बाहर सेटल हो चुके हैं, जबकि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करने आए हुए हैं ना। तो इस तरह से होता है, जैसे दिल्ली में आके काम करते हैं या किसी और स्टेट में। तो एसआईआर करते क्यों, एसआईआर इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई डुप्लीकेट वोटर है या आपका इन एलिजिबल वोटर है, वो सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, ताकि कैसा हो आपका इलेक्शन मैकेनिज्म, कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज विच सीज्मिक बेल्ट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्थक्वेक। अब ये दो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कल ही अफगानिस्तान में एक डेडली अर्थक्वेक आया है, जिसमें अराउंड 800 पीपल आर डिक्लेयर्ड टू बी डेड एंड अराउंड 3000 4000 में बी आर इंजर्ड, है ना। विच सीज्मिक बेल्ट, तो ये आपको सभी को पता होगा। सो विच सीज्मिक बेल्ट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्थक्वेक एक्टिविटी, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, या सरकम पैसिफिक बेल्ट। जो पैसिफिक ओशन के अराउंड जितना भी एरिया है वहाँ पे उसको हाईएस्ट एक्टिविटी वहाँ पे अर्थक्वेक की होती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सीज्मिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, भूकंप आता है, आपका वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी चीज़ें इस बेल्ट के अराउंड, जिसमें आपका जापान भी काउंट होता है। इसीलिए जापान में क्या होता है, हर दिन किसी शहर में एक भूकंप आता रहता है ना। और पिछले कल यार अफगानिस्तान में जो आया है, अफगानिस्तान कौन सी बेल्ट में आता है आपका, अफगानिस्तान आता है आपका अल्पाइड बेल्ट, हिंदू कुश रेंज, है ना, जो आपका हिमालय तक आती है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सरकम पैसिफिक आपको पता होना चाहिए, इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सीज्मिक एक्टिविटी। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, फायर मतलब कि वॉल्केनो, जहाँ जहाँ आपका, ये आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या क्या होती है ना, उससे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे हाईएस्ट है ना। नेक्स्ट इज योर 11 क्वेश्चन। अफगानिस्तान इज लोकेटेड, ये अभी अभी मैंने बताया कौन सी बेल्ट में, अल्पाइड बेल्ट, जो कि आपका आता है हिंदू कुश रेंज में, है ना। हिंदू कुश इज योर, आपको पता होगा हिंदू कुश रेंज, जैसे कि आपका ये जो पहाड़ी होगी, है ना, जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान में, फिर आपका कीर्थर सुलेमान रेंजेस होगी, कहाँ से आती हैं, पमीर नॉट के पास से, आपको पता होगा पमीर नॉट, है ना। जैसे आप नॉट वगैरह ये सब आपको ज्योग्राफी में पता होगा। नेक्स्ट, द ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका अगर साइंस साइंस या फिर आपका हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखें तो केरला में रिसेंटली कुछ केसेस आए हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के। अमीबा आपको पता ही होगा, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब, है ना, वो सारा बायो का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द नोज, ये आपका ह्यूमन बॉडी में कहाँ से आता है, नाक से एंटर करता है। और किससे एंटर करता है, जो भी गंदा पानी हो, चाहे वो कुआं अगर साफ ना हो, उस सारी चीज़ों से, या नहाते वक्त, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है, नाक से एंटर करके आपके ब्रेन में चला जाता है और आपके दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करना शुरू करता है। इसमें क्या है, ये वैसी बीमारी है जिसमें आपका अगर किसी को हो जाए तो वो आपका उसको मान लिया जाता है कि दैट सर्टेन टू डाई, है ना। 99% केसेस में इंसान को बचाया नहीं जा सकता और 5 से 10 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। इसके केरला में 2-3 केसेस आने शुरू हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये किस से कॉज होता है ना, कौन कॉज करता है ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉम टुडेज न्यूज़, ये फिर इसी पे। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो, अब इसमें क्या होता है, आपका जो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। तो उसमें से एक जो केरला में जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दैट इज़ PM प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो
एनसेफेलिटिस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे कॉज होता है इज करेक्टराइज बाई। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसी को हो जाए तो शुरू शुरू में क्या होता है, फीवर आता है, सर दर्द, फिर आपका नोजिया या उल्टी आना, और साथ में वेरी हाई मोर्टेलिटी, है ना, बचने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं, बिकॉज इसका कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। अभी अभी मैंने आपको बताया राजकोषीय घाटा, सरकार साल में जब अपना बजट निकालती है तो उसके पास जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उसमें अब दो टाइप की चीज़ें होती हैं, मैंने अभी बताया, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू वो होता है जो आते जाते, जिससे हमें कोई कर्जा नहीं बनता या जिससे हमारी कोई पूंजी नहीं होती, है ना। जैसे रेवेन्यू मतलब सैलरी, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो एक हाथ आया एक हाथ गया, है ना, जो मतलब चलते रहता है पैसा। कैपिटल क्या होता है, मतलब आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास की, मतलब आपने जैसे सरकारी बिल्डिंग होगी, वो सरकार की क्या है, क्या उसमें कोई पैसा नहीं है रोज जा रहा, पर वो क्या है, सरकार की संपत्ति हो, कैपिटल में काउंट होता है। अब रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट सिंपली क्या होगा, देखो फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल कितना खर्चा हुआ है साल में और टोटल कितनी कमाई हुई, उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं, है ना। अब उसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर दो तरह से हो सकता है, या तो आप डे टू डे पैसा दे दो, या तो आप अपनी कोई जमीन बेच दो, सरकार अपनी किसी कंपनी को बेच दे, वो आपका किस में होगा, कैपिटल बेच दिया, तो वो कैपिटल आपका एक्सचेंज हुआ। अब रेवेन्यू में भी क्या हो सकता है, जैसे ही फिजिकल डेफिसिट होता है वैसे रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, वैसे ही कैपिटल डेफिसिट, कि रेवेन्यू में घाटा कितना है, कि रेवेन्यू की कमाई या पूंजी में घाटा कितना है सरकार का, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली क्या होगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, बस आपको टोटल की जगह रेवेन्यू करना है, और कैपिटल के लिए ये, है ना, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि नॉन डेट क्रिएटिंग, है ना, कैपिटल रिसीट काउंट होती है। लेकिन इस केस में तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, है ना। जबकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना। ये था आपका इजी सा क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।